Hello everyone, good afternoon. दो मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, सबको आ जाने देते हैं। होमवर्क डिस्कस। होमवर्क यार आज सुबह ही दिया है, नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। सब लोग कर नहीं पाए होंगे अभी। आज मैं कैलकुलस का भी एक पेपर डालता हूँ ग्रुप पे ना, तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना, आज डालूंगा ना। मॉड्यूल यार मंडे को बोला है ट्रांसपोर्टर वाले ने कि 100% पहुंच जाएगा मंडे को। हाँ, अभी तो स्टार्टिंग में लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन है वो करेंगे पहले। आकाश लेकिन प्राइवेट चैट नहीं, जो भी है पब्लिक चैट ही करो। टेस्ट आपको घर पे देना है, मैं एक पेपर डाल दूंगा ग्रुप पे, खुद से टेस्ट देना है घर पे। मैं आज ही डाल दूंगा, तो आप अपना टाइम निकाल के घर पे ट्राई कर लेना एक बार ना, 1 घंटे में देना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, +3 और -1 मार्क्स रहेंगे ना। घर पे देने के बाद आप मुझे मार्क्स भेज सकते हो ना, कितना आया। हाँ, कैलकुलस का पेपर डालूंगा आज। और बताओ, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? डेली आराम से पढ़ ले रहे हो 4-5 घंटे? अभी टाइम बच रहा होगा ना काफी तुम लोग के पास फ्री टाइम? देखो, जिनको फ्री टाइम मिल रहा होगा ना, वो अगर सेंगेज वाली बुक लिए होंगे तो उसमें उनको एक डीपीपी मिला होगा, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो ना, उसमें टॉपिक लिखा रहता है, तो जो टॉपिक हो जाए उसकी डीपीपी आप कर सकते हो। आज टेस्ट दे लेना, मैं कल उसका आंसर की डालूंगा ना। हाँ, ध्रुवील आते हैं ग्राफ के क्वेश्चन ना, वो ग्राफ पढ़ाऊंगा अभी। छुट्टियां यार तुम लोग को एग्जाम के टाइम ही दे देंगे। अभी छुट्टियां का हो नहीं पा रहा, तुम लोग को टाइम तो मिल ही गया है ना काफी ज्यादा तैयारी करने का। ठीक है सर, आयु अच्छा है। उसके पहले अभी टाइम क्यों लगेगा, तुम लोग ने इतने दिन से तो तैयारी कर रहे हो। अबे भावेश, एग्जाम नहीं टला होता तो अब तक तो हो चुका होता ना, तुमने तो सब पढ़ ही रखा होगा। आप लगे तो ये कर सकते हो ना कि कुछ दिन पहले आप क्लास जिनके एग्जाम है, वो क्लास आप मत अटेंड करो और बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना उसकी।
रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबकी ना। जिनको लगे तैयारी नहीं हुई है वो कुछ दिन पहले से तैयारी स्टार्ट कर लो और रिकॉर्डिंग ले लेना फिर लेक्चर जो छूटेंगे। हाँ कि मैं पहले टेस्ट आज भेजूंगा और आंसर की कल भेजूंगा ना। आज सब लोग टाइम निकाल के दे देना, फिर कल चेक कर लेना। ये लोग अभी कम ही आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी कम ही आए थे या सेकेंड क्लास में ही कम हो जाते हैं? 60 के करीब ही आ रहे हैं, मतलब लोग तैयारी पे बोर्ड के एग्जाम पे जा रहे हैं अभी। अच्छा, एक्सटेंड हो गया था आज लेक्चर? चलो अब लोग आते रहेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, जो हमने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम दिया था वो आपने ट्राई कर लिया? लास्ट टाइम मैंने प्रॉब्लम क्या दिया था कि अगर हम लोग कोई पार्टिकल को ऊपर को फेंके विथ स्पीड u, तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो कोई भी हाइट पर, कोई भी h हाइट पे अगर हम देखें तो वो दो बार पहुंचेगा, एक बार जाने वाले टाइम पर, एक बार आने वाले टाइम पर ना। t1 टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम t1 है ना, और t2 टाइम कितना है, ये पूरा ऊपर जाके यहां तक आने का टाइम t2 है। समझो ना, t2 मतलब कितना है, स्टॉप वॉच का टाइम। तो t2 मतलब यहां से शुरू होकर के यहां आकर के यहां तक आने का टाइम, और t1 मतलब केवल जाने का टाइम। तो हमें यहाँ पे निकालना था कि फर्स्ट पार्ट निकालना था t1 और t2 का सम कितना आएगा, और दूसरा पार्ट निकालना था कि इनका प्रोडक्ट कितना आएगा। तिलक बोलो क्या डाउट है? अनम्यूट करके बोल सकते हो ना? हाँ आ रही है। सर हाँ सही आ रही है, हाँ बोलो। सर जो कैलकुलस की जो टेस्ट रहेगी वो हाँ हमें जो सॉल्यूशंस है उसके वो फोटोज वो सेंड करने रहेंगे सॉल्यूशंस के। नहीं नहीं नहीं, आपको खुद से रफ वर्क पे सॉल्व करके आंसर निकाल के खुद ही चेक करना रहेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके सर। कुछ टाइम बाद फिर तुम लोग का ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करेंगे ना। ऑनलाइन टेस्ट में फिर तुरंत स्कोर आएगा, वो ऐप के थ्रू होगा। यस सर चलो। तो चलो अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे हमें ये टाइम निकालना है। एच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ तक के लिए, इस पॉइंट तक के लिए कुछ एच। अब ये जाने के टाइम पे मान लो इसको पॉइंट ए बोलते हैं और आने के टाइम पे इसको पॉइंट बी। हालांकि पॉइंट ए और बी सेम है ना, बस हमने ऐसे समझाने के लिए ए और बी को अलग दिखाया है। तो ए और बी दोनों के लिए अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा ना। अगर हम मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, प्लस एच ना, ऊपर को गया है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट चाहे ए का देखें या बी का देखें, दोनों के लिए प्लस एच बोलेंगे। इनिशियल स्पीड कितनी बोलेंगे, ऊपर को फेंका गया है ना, तो हम लोग प्लस यू बोलेंगे। एक्सलरेशन तो हमें पता है नीचे कोई होगा तो माइनस जी होगा। फिर हम लोग इसमें डाल देंगे y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डालेंगे तो h की वैल्यू प्लस एच डालेंगे, u की वैल्यू प्लस यू, टाइम हमें पता नहीं है, a को माइनस जी डालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में, 2h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0।
तो आप देख रहे हो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको दो रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स में दो टाइम आएंगे, टी के दो रूट्स आएंगे ना। टी के दो रूट का क्या मतलब हुआ, टी की दो वैल्यू पॉसिबल है। दो वैल्यू क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक जाने के टाइम पे रहेगा और एक आने के टाइम पे रहेगा। तो इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स ही क्या होंगे, T1 T2 होंगे। ये बात सबको समझ आ रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, T1 और T2 को। फिर आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पता होगा ना। अबे श्रेयस ये देखो भाई, ये h हाइट पर दो बार पहुंचा ना, एक बार जाने के टाइम पर और एक बार जाके ऐसे आने के टाइम पर। तो इसलिए h हाइट के दो टाइम मिलने चाहिए ना, एक ही हाइट पर दो बार पहुंचेगा ना जब आप यहाँ से फेंकोगे। तो वो इस क्वाड्रेटिक के, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक बनी है टाइम में। इसका मतलब है कि टाइम की दो वैल्यू मिलेंगी h हाइट के लिए। तो मतलब दो जो वैल्यू होंगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, T1 T2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको यहाँ चाहिए T1 T2 का सम, T1 T2 का सम चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको सम ऑफ रूट्स चाहिए। क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा ना, सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस बी कितना है यहाँ पे, -2u। ए कितना है जी, तो ये कितना आ जाएगा 2u बाय। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, T1 T2 कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा c बाई ए। सी कितना है 2h, ए कितना है जी। तो ऐसे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए, मतलब T1 T2 का प्रोडक्ट निकाल लिया और यहाँ पे सम निकाल लिया। यहाँ पे देखो T1 T2 निकालने के लिए हम लोग एक और भी मेथड सोच सकते थे। हम ऐसे भी सोच सकते थे, अगर मान लो हम ए बी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ओ बोल दे और ये फिर जहां वापस आया उसको सी। मान लो ओ से स्टार्ट हुआ ए, फिर ऐसे बी पे आया फिर सी पे। ओ और सी सेम पॉइंट है ना। तो हम देखो यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, T1 प्लस T2 निकालना है। T1 क्या है, टाइम है ओ से ए तक जाने का, और T2 क्या है, टाइम है ओ से बी तक जाने का। T2 मतलब क्या हुआ, यहाँ ओ से शुरू होकर के बी तक आने का टाइम T2 है। T1 मतलब ये यहाँ का टाइम ओ से ए तक का। सबको क्लियर है ये बात। अब देखो हमें ये पता है कि ओ से ए जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही बी टू सी आने में लगेगा, है कि नहीं। ओ से ए जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही बी टू सी आने में लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ टू ए की जगह लिख सकते हैं टाइम फ्रॉम बी टू सी। तो ये हमारा क्या बन गया, टाइम ओ से बी तक का प्लस फिर टाइम बी से सी तक का। मैंने इसको पहले लिख दिया ना, इसको पहले इसको बाद में। अब देखो ये क्या बन रहा है, ओ से बी तक का टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से फेंके तो ऊपर गया और बी तक आया ये टाइम। फिर बी से सी तक का टाइम, इन दोनों का सम मतलब कितना हो गया, ओ से बी तक का टाइम फिर बी से सी तक का टाइम, मतलब क्या हो गया, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ना, है कि नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ना ये। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आप रख दोगे 2u/g। ये तो आपको पता ही है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g। सबको समझ आया कैसे किया। सम के लिए ऐसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा फर्स्ट मेथड से। प्रोडक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। सबको अच्छे से क्लियर हुआ क्या क्या हुआ है। ये नोट कर लो जल्दी। फिर एक प्रॉब्लम और करेंगे, फिर वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। यस, बोला ना मैंने, T1 T2 प्रोडक्ट के लिए आपको मेथड 1 ही लगाना है। मेथड 2 से आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना, इनका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा इससे। चलो हम लोग एक प्रॉब्लम अब और कर रहे हैं। देखो इसमें क्या है, कोई हमने एक प्लैंक लिया है और इसमें हमने एक बुलेट फायर की। बुलेट मान लो U स्पीड से फायर किया गया, तो ये बुलेट जब इस प्लैंक को क्रॉस करता है ना, ये प्लैंक जो है अपनी जगह फिक्स है, ये फिक्स्ड है अपनी जगह। जब ये बुलेट इसको क्रॉस करता है तो इसका 1/20 स्पीड लॉस हो जाती है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने प्लैंक हमें एक लाइन से रखने चाहिए कि ये बुलेट स्टॉप हो जाए। क्वेश्चन क्या है, when a bullet is fired towards the आवाज कौन कर रहा है? नेहल क्या कर रही है? क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? हमने एक बुलेट फायर की किसी वुडन प्लैंक पे, तो ये क्या होगा, इसको क्रॉस करके जब निकलेगा ना, ये एक सॉलिड वुडन प्लैंक था तो कुछ स्पीड कम हो गई। तो हमें बताना है कि ऐसे हम कितने वुडन प्लैंक एक लाइन में रख दें कि ये पूरी की पूरी बुलेट स्टॉप हो जाए अंदर। भाई सॉल्व करके बताओ, 6 सेंस से काम नहीं चलेगा। रेयस पब्लिक वाले में चैट में आंसर करो। तेजस अनम्यूट करके बोलो क्या है डाउट। प्रथमेश तूने तो कर ही रखा है यार, तू तो पता ही है तुझे। 11 है भाई, प्रथमेश को तो याद ही होगा आंसर। सॉल्व किया प्रथमेश तूने अभी? अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगा लास्ट ईयर अपन ने किया था शायद ये। ठीक है चलो, बाकी लोग बताओ भाई, फिर सॉल्व किया जाए। इसमें देखो ये गिवन है कि जो वुडन प्लैंक है वो कांस्टेंट रिटार्डेशन बुलेट पे लगा रही है जब बुलेट उससे क्रॉस कर रहा है ना। रिटार्डेशन बाय प्लैंक जो है वो कांस्टेंट है, ये गिवन है।
सॉल्व किया जाए बच्चों। चलो फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मान लो बुलेट निकल के आई प्लैंक को क्रॉस करने के बाद, तो ब्लैक से ब्लू हो गई ना, मतलब वो तो मैंने ऐसे ही बोला। स्पीड मान लो उसकी v हो गई, तो v कितना बोला गया है, अगर उसका 20 कम हो गया है, 1/20 कम हो गया मतलब u/20 कम हो गया, तो बचेगा कितना फाइनल स्पीड, v की वैल्यू कितनी बोलेंगे, u माइनस u/20। तो जब बाहर आया तब स्पीड कितनी है उसकी 19/20। ठीक है। मान लो इसकी थिकनेस कुछ t है, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे v² = u² प्लस 2as। रिटार्डेशन कुछ मान लेंगे -a ना, v की वैल्यू क्या डालेंगे 19/20 u² माइनस 2at। t डिस्प्लेसमेंट में ये फाइनल स्पीड आई, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2at = u² कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 19/20 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2at = u², यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 39, नीचे आ जाएगा 400। ये मान लो इक्वेशन 1 है। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो यहाँ पे रजत, ये जो प्लैंक है ये क्या कर रहा होगा, इसको रोक रहा होगा ना, जब बुलेट क्रॉस कर रही होगी तो रोक रहा होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, जब इसमें वो रहेगा तो उसकी स्पीड इधर को होगी ना, स्पीड उसकी इधर को रही होगी और रिटार्डेशन अपोजिट में रहा होगा। अब देखो अगर हमें इसको रोकना है तो हम क्या सोचेंगे कि ऐसे ही हमने मान लो इसमें कुछ एन प्लैंक लगा दिए, ऐसे हमने एन प्लैंक कुछ लगा लिया। अब एन प्लैंक लगा लिए तो जो ये जो बुलेट है वो जो u स्पीड से चला था, वो कितना चला, टोटल एन चलेगा ना, तो एन चलते चलते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे v² = u² प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल u है, रिटार्डेशन तो सेम ही रहेगा ना, सब प्लैंक सेम टाइप है ना, -2a, s की वैल्यू nt, तो यहाँ आ जाएगा 2nat = u²। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं u² की वैल्यू ये डाल देता हूँ ना 2nat, u² की ये डाल दूंगा, या फिर दोनों डिवाइड कर दो, कुछ भी एक ऐसा कर लो। इक्वेशन 2 को ऊपर रखो, इक्वेशन 1 को नीचे रखो और डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 कितना आया है 280 = 39/400 u², वो इक्वेशन 1 था, और इक्वेशन 2 था 2nat = u²। ना, इक्वेशन 2 को ऊपर रखो, इक्वेशन 1 को नीचे रखो, तो ये कितना हो जाएगा, इधर n बचेगा, इधर आ जाएगा 400/39, तो ये लगभग कितना आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कितना आ रहा है एक बार करो चेक, 390, 10.2 के कुछ करीब आ रहा होगा ना सर। तो अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 10 प्लैंक तो पूरे पूरे लगेंगे और एक प्लैंक का फ्रैक्शन लगेगा ना, केवल कुछ पार्ट लगेगा, तो अब आपको प्लैंक तो पूरा लाके रखना पड़ेगा,
तो आप अगर 10.2 आया तो मतलब 10 से ज्यादा, तो मतलब 11 प्लैंक रखने पड़ेंगे। तो आंसर कितना बोलेंगे? 11। 10वें प्लैंक में पूरा क्रॉस नहीं करेगा ना, बीच में ही कहीं अटक जाएगा, इसका मतलब है। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट 11 आती है तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट क्रॉस करता। अगर पॉइंट में आई मतलब 10वें के बाद वाले में 11th में वो बीच में कहीं अटक गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे फाइनल जो आंसर होगा उसको बोलेंगे 11। सबको अच्छे से समझ आया क्या क्या किया मैंने? टी इसकी थिकनेस थी। सोनाली देख यहाँ पे ये जो टी है ना, ये प्लैंक की थिकनेस ली गई है टी। तो एक प्लैंक को क्रॉस करने में हमें टी चलना पड़ेगा, और एन प्लैंक है तो एन टी चलना पड़ेगा। ठीक है। प्रथमेश एनर्जी कंजर्वेशन, देखो एक तो जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तब तक कुछ उस पर बोलूंगा नहीं, और दूसरा यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। जहाँ फ्रिक्शन होता है वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता है। यहाँ रिटार्डेशन है ना, प्लैंक ने उसको फ्रिक्शन की वजह से रिटार्ड किया है, तो एनर्जी कंजर्व भी नहीं है। पार्थ ये वाला बोल रहा है ये। डाउट है क्या किसी को? हाँ प्रणव, टाइम वेरी करेगा ना, क्योंकि स्पीड चेंज होती जाएगी सब में, बट सबका रिटार्डेशन कांस्टेंट रहेगा। चले नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करें। चलो देखो, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें सपोज ए टू बी तक की जर्नी है, जिसमें कोई पार्टिकल पहले रेस्ट से शुरू करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा से, फिर वो कुछ टाइम तक जाता है, फिर रिटार्डेशन शुरू करता है माइनस बीटा। रिटार्डेशन मतलब माइनस बीटा, बीटा रिटार्डेशन से वो जाना शुरू करता है, और वापस आते आते फाइनल स्पीड उसकी जब बी पे आता है तो फिर से जीरो आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? कोई पार्टिकल पहले एक्सेलरेट करता है, फिर रिटार्ड करता है, और रेस्ट से शुरू करता है, वापस रेस्ट पे आ जाता है। अगर पूरी जर्नी में का टाइम टी है, ये कौन है भाई महान आदमी? अभिषेक नेरे, क्या कर रहे हो? कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो? अभिषेक, बोलोगे कुछ? तो पूरी जर्नी का अगर टाइम टी है, तो हमें बताना है कि पार्ट वन उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आई होगी पूरी जर्नी के टाइम पर, और दूसरा टोटल जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, प्रॉब्लम सबको क्लियर है ना? मैं प्रॉब्लम लिख भी देता हूँ। अबे यार तुम लोग क्या टाइम पास कर रहे हो? मैं फिर परमिशन हटा दूंगा अनम्यूट करने का, अगर ऐसे चलेगा तो।
हाँ सर आयु, सही है सही है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। भावेश ये थोड़ी बोला गया है कि आधे टाइम तक एक्सीलरेट हुआ है। आपको क्वेश्चन क्या है कि एक्सीलरेट करना है और फिर वापस रेस्ट पे भी आना है, टोटल टी टाइम में ही सब करना है। तो अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा रिटार्डेशन है, तो आप देखना पड़ेगा कि कितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ होगा और फिर कितनी देर तक रिटार्ड हुआ है। चेक करता हूँ सर, आयो ना डिस्प्लेसमेंट इसका तो मुझे याद है जहां तक ये सही है, वी मैक्स और डिस्प्लेसमेंट एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन तो सबका नोट हो गया होगा ना? चलो अब सॉल्व कर रहा हूँ। देखो हम यहाँ पे, हमें क्या क्या दिया हुआ है, कोई पार्टिकल है वो रेस्ट से शुरू करता है और वापस उसको रेस्ट पे आना है, और ये सब कितनी देर में करना है, टी टाइम में। जर्नी का टाइम फिक्स कर दिया गया है ना। अब ये मान लो किसी बीच में किसी पॉइंट तक वो एक्सेलरेट किया है, तो वो टाइम t1 है, और फिर t2 टाइम तक रिटार्ड किया है। एक्सेलरेशन अल्फा और रिटार्डेशन बीटा है। तो ये इस पॉइंट पर यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड फिर कहाँ पर आएगी, जब यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ एक्सेलरेट करता जाएगा, तब तक स्पीड बढ़ती जाएगी, तो इस पॉइंट तक स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अगले पॉइंट से फिर क्या शुरू हो जाएगा, स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी ना, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, तो स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और लास्ट में रेस्ट पे आ जाएगा। तो अगर हम इनको नाम दे दें पॉइंट्स, कुछ इनिशियल पॉइंट को ए, मिड ये वाले पॉइंट को बी और ये पॉइंट को सी, तो बी वाले पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम हुई होगी। बी वाले पॉइंट पे स्पीड को कुछ वी मैक्स वी एम लिख देते हैं ना। तो अगर हम ए से बी तक की जर्नी देखेंगे, तो ए से बी तक की जर्नी के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगाते हैं, तो फाइनल स्पीड क्या बोलेंगे, वी एम, और इनिशियल स्पीड क्या बोलेंगे, 0। एक्सेलरेशन अल्फा और टाइम कितना है, t1। तो हमें vm की वैल्यू मिल गई ना, मैक्सिमम स्पीड मिल गई इन टर्म्स ऑफ टाइम t1। फिर अगर हम b टू c की जर्नी देखें और v इक्वल टू यू प्लस ए टी में वैल्यू डालें, तो फाइनल स्पीड b टू c जर्नी के लिए कितनी बोलेंगे, फाइनल स्पीड मतलब यहाँ पे ना c पॉइंट की, और इनिशियल स्पीड मतलब b पॉइंट की। तो vm की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, अल्फा t1, ये हो जाएगा u ना। तो यहाँ पे डाल देंगे फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड है अल्फा t1, एक्सेलरेशन कितना है, बीटा माइनस बीटा ना, रिटार्डेशन है, और टाइम कितना लगा है बी टू सी का, कुछ t2। तो यहाँ से आ जा रहा है बीटा t2 इक्वल टू अल्फा t1। तो हम बोल सकते हैं t1 बाय t2 कितना आ रहा है, बीटा अपॉन में अल्फा। यहाँ से हमने t1 t2 का रेशियो निकाल लिया, और t1 t2 दोनों का सम कितना है, पूरा टाइम कितना है जर्नी का, t है ना। तो हमें t1 t2 का सम पता है और रेशियो पता है, दो अननोन दो इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लोगे, ये अब सॉल्व हो जाएगा ना। देखो अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट से सॉल्व करें तो हम ऐसे लिखते हैं, t1 की वैल्यू चाहिए तो t1 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो,
इंटू T1 T2 का सम। तो ऐसे जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर दो। T1 चाहिए तो T1 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू T1 T2 का सम मतलब T। T2 चाहिए होगा तो T2 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू T1 T2 का सम मतलब T। कैलकुलेशन देखो मैंने शॉर्टकट लगा दिया, कैलकुलेशन अब ये आप कर सकते हो ना, T1 T2 का रेशियो है, सम है, दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व करना है। मैंने कैसे किया वो समझ आया सबको? मैं ऐसे याद ही रखता हूँ ना कि रेशियो दिया है सम दिया तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये बच्चों सबको समझ आया ये स्टेप? अबे बोलोगे तुम लोग? देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, T1 T2 का रेशियो यहाँ दिया है बीटा बाई अल्फा, और टोटल टाइम कितना है, T1 T2 का सम कितना है, टोटल टाइम T है ना। अब टोटल टाइम पता है और रेशियो पता है, दो अननोन दो इक्वेशन, एक तो आप ऐसे करो T2 इधर ले आओ तो T1 इक्वल टू आ जाएगा, हेलो आवाज सही नहीं आ रही है, हेलो हेलो। अबे तिलक तू अपना नेटवर्क चेक कर। चलो देखो इधर, देखो यहाँ से एक तो हम ऐसे कर सकते हैं T2 इधर ले आए तो T1 आ जाएगा बीटा बाई अल्फा इंटू T2, फिर T1 की जगह डाल दो वो वैल्यू तो T2 आ जाएगा। एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो देख के हम ऐसे याद रख सकते हैं कि T1 निकालना है तो क्या करो, T1 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू T1 T2 का सम, तो ऐसे T1 आ जाएगा। T2 चाहिए तो T2 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू T1 T2 का सम। ठीक है भावे, सब समझ आ गया ना? अब देखो T1 आ गया तो आप T1 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो V मैक्स आ जाएगा ना। V मैक्स कितना आता है, अल्फा T1, तो हम यहाँ पे ये डाल देते हैं वैल्यू, तो इससे हम बोल सकते हैं कि V मैक्स आया था अल्फा T1। तो ये V मैक्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए बताओ क्या किया जाए। हाँ आदित्य सही लिखा है तूने, बट प्राइवेट चैट में मत डाल भाई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप T1 पता है अल्फा पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर B2C में बीटा पता है T2 पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर दोनों ऐड कर दो है। ये एक तो ये तरीका है। एक हम लोग शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम देखो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमें A से B तक की एवरेज स्पीड पूछी जाए तो कितनी बोलेंगे? A से B तक की एवरेज स्पीड, जहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहां एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, u प्लस वी बाई टू बोलेंगे ना। u कितना है 0 और v कितना है vm, तो a से b तक की एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 0 प्लस vm बाई टू, एवरेज याद है ना u प्लस v बाई टू, तो a से b तक का एवरेज कितना आ जाएगा vm बाई टू। सेम वे में हम b टू c का एवरेज निकालें, अगर हम बी टू सी का एवरेज निकालेंगे तो बी पे स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड vm और फाइनल स्पीड कितनी है 0, तो यहां से यहां तक का एवरेज कितना आएगा vm प्लस 0/2, फिर से कितना आया vm/2, तो बी टू सी का एवरेज आ गया vm/2।
अब बी टू सी का एवरेज bm/2 है और ए टू बी का भी एवरेज bm/2 है, तो पूरी जर्नी का एवरेज कितना हो जाएगा ए टू सी का? पूरी ए टू सी जर्नी के लिए अगर हम एवरेज निकालें तो वो कितना बोलेंगे? bm/2 ही बोलेंगे ना। और जो एवरेज होता है ए टू सी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट कितना बोल सकते हैं? bm इंटू t/2, और bm की वैल्यू हमने निकाल रखी है, bm की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, ये यहाँ पे रख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये बात समझ आई कैसे किया मैंने? नहीं तो दूसरा तरीका तो था ही कि आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, यहाँ से यहाँ तक का निकालो, ऐड करो। क्लियर है सबको? सब समझ आ गया क्या क्या हुआ है? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन ना। ध्रुविल देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन ने एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला याद कर। एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बी एवरेज इक्वल टू यू प्लस b/2, और ये फॉर्मूला हम कहाँ लगा सकते हैं? जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ए टू बी ना, ए टू बी कौन सा मोड जर्नी है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा वाला। बी टू सी भी क्या है? एक कांस्टेंट रिटार्डेशन है, वो है तो वो कांस्टेंट ही ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन, वहां एवरेज कैसे निकालते हैं? u प्लस v/2। तो मैंने a से b का एवरेज निकाला, तो वो कितना है? ये u 0 है और b पे स्पीड vm है, तो u प्लस v/2 करेंगे तो vm/2 आ जाएगा। जीरो, ये 0 प्लस vm/2, तो ये आ जाएगा। फिर बी टू सी का एवरेज निकाला, तो यहाँ पे देखो u कितना है इस बार? vm, और v कितना है? 0, तो vm प्लस 0/2, फिर से एवरेज कितना आ जाएगा? vm/2। तो यहाँ का एवरेज vm/2, यहाँ का एवरेज vm/2, तो मतलब पूरी जर्नी का एवरेज कितना हो गया? पूरी जर्नी का एवरेज vm/2। तो आपको जर्नी का एवरेज पता है? पूरी जर्नी को हम बोल सकते हैं, पूरी जर्नी का एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करके। तो एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब टी इधर ले जाएंगे तो हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। टी दिया ही हुआ है, वीएम निकाल रखा है, रख देंगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ध्रुवील? अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन के बाद हम लोग ग्राफ सीखेंगे, फिर हम लोग मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। अभी कई सारे क्वेश्चन इस पे ग्राफ के थ्रू भी होते हैं ना, तो अभी मैंने ग्राफ पढ़ाया नहीं इसलिए वो नहीं करा रहा हूँ। ग्राफ पढ़ा के फिर अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब देखो, जो ए होता है, हमने तीन केस देखे ना, जो हम मोशन पढ़ रहे हो वो तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो जब एक्सेलरेशन जीरो हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एक जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और एक जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। तो अपन ने ये केस पढ़ लिया, ये केस पढ़ लिया, अब ये केस पढ़ने जा रहे हैं ना, वेरिएबल वाला। ये ध्यान रखना कि जिस केस के फॉर्मूले पढ़े उसी में लगाना, ये नहीं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा और लगा रहे हो वेरिएबल में ना। जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप का जो भी पढ़ा वो सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का था। अब इसका हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब देखो, जब एक्सेलरेशन वेरी करता है तो वेरी वो तीन टाइप से कर सकता है। एक तो वो फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। एक वो फंक्शन ऑफ v हो सकता है, जैसे जैसे v वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है, a चेंज होता जा रहा है। या फिर एक हो सकता है वो फंक्शन ऑफ x, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना। ऐसे तीन टाइप से वेरी करा सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके तीनों केस पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है। पहला केस हम पढ़ रहे हैं जब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ
टाइम है। अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम होगा, जैसे मान लो एग्जांपल में कि आपको दे दिया ए इज समथिंग टी स्क्वायर, तो जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है ए चेंज होता जाएगा ना, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ए इक्वल टू एफ ऑफ टी है, ए को हम लिख देंगे डीवी बाई डी टी, फिर डीवी इक्वल टू हो जाएगा एफ टी, डी टी को दूसरे साइड ले आएंगे, है? और दोनों साइड में फिर लिमिट डालेंगे, टाइम t1 की लिमिट इधर डालेंगे, t1 टाइम वाली स्पीड इधर लिख देंगे, इधर कोई टाइम t डालेंगे, उस टाइम t की v निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें v आ जाएगा कुछ मान लो फंक्शन ऑफ t। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको v पूछा हो, अगर v के अलावा डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है तो v को फर्दर हम लिख देंगे dx बाई dt। ना ये ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर केवल जैसे ये पूरा सॉल्व करोगे तो कुछ t के टर्म में आएगा, तो उसको मैंने gt मान लिया ना, कोई नया फंक्शन, फंक्शन है ना, gt ft ये सब कुछ फंक्शन है, जैसे टी स्क्वायर एक फंक्शन है, तो कुछ आएगा सॉल्व करके, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v को क्या लिखना पड़ेगा, dx बाई dt, और dt इधर लाना पड़ेगा और फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू g ऑफ t, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ t1 की लिमिट डालेंगे तो यहाँ x की लिमिट डालेंगे, इधर t की फाइनल वैल्यू तो इधर x की फाइनल वैल्यू, जो भी रही हो वो, मान लो t टाइम पे x की वैल्यू कुछ x है, t1 टाइम पे x1 है, t टाइम पे कुछ x है, अगर t2 दिया है इधर x2 तो वो डालेंगे। अब एक एग्जांपल करता हूँ तो ये चीज समझ आएगी ना मैंने क्या बोल रहा हूँ। अब देखो जैसे मान लो कोई पार्टिकल इधर को जा रहा है विथ एक्सीलरेशन a इक्वल टू टी, फंक्शन मैंने एकदम सिंपल सा फंक्शन ले लिया, a इक्वल टू टी दिया है, और आपको बोला गया है कि टाइम जीरो पर पार्टिकल की इनिशियल स्पीड जीरो थी, तो कोई टाइम 2 सेकेंड पर उसका v कितना हो चुका होगा, और 2 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, ये दो चीजें हमें निकालनी है। आप ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूं? हेलो हेलो, कोई लैग आ रहा है क्या, इतनी देर लेट रिस्पॉन्स हो रहा है? हेलो। सरायु चेक करते हैं अभी ना, सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। 2 मिनट देता हूँ, ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ट्राई करके सॉल्व करूंगा तो अच्छा रहेगा, समझ आएगा क्या हो रहा है। हाँ वेलोसिटी तो सबकी सही आ रही है 2, फिर v आ गया है टी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 6, टी क्यूब बाई 6 मतलब 2 का क्यूब, हाँ 4/3, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो कर लिया लगभग सबने। ना हमें देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था कि a इक्वल टू टी, तो हम a को क्या लिख लेंगे, dv बाई dt, और ये इक्वल टू टी, अब dv इक्वल टू लिख देंगे t dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। हमें देखो दिया है कि जब टाइम जीरो था तो स्पीड कितनी थी, जीरो,
फिर 2 सेकंड का निकालना है। अब एक चीज ये ध्यान रखो कि आपको पहले यहाँ पर टी के टर्म में सॉल्व करना पड़ता है ना, क्योंकि अगर पहले ही वैल्यू रख दोगे तो वी फिर फंक्शन ऑफ टी नहीं मिलेगा। और अगर एक्स भी निकालना है तो एक बार और इंटीग्रेट करना है ना अभी, तो आप शुरू में टाइम 2 नहीं डालोगे ना, पहले ऐसे टी लिख करके सॉल्व कर लोगे। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन वी और लिमिट हो जाएगी 0 टू वी इक्वल टू टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 0 टू टी। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। अब इसमें जो भी मैं टाइम डालूंगा उस टाइम का v मिल जाएगा। तो मुझे कब का निकालना है, जब टाइम 2 सेकंड है। तो टाइम 2 सेकंड डाल दूंगा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब v मिल गया। अब हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए मैं ये चीज ध्यान रखूं कि वैल्यू डालने के बाद नहीं आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं हमेशा। तो v को यहाँ इसको यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर v इक्वल टू आया टी स्क्वायर बाई 2 तो v को लिख लेंगे dx बाय dt। तो dx इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। टाइम 0 पर x भी कितना था, 0। शुरू में 0 डिस्प्लेसमेंट था, फिर t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले t के टर्म में निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में लिमिट डाल देते हैं ना, जो भी t की वैल्यू हो। तो इधर आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x 0 टू x। जो नए बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ये इंटीग्रेशन करने में। 1/2 बाहर आएगा टी का स्क्वायर क्यूब बाई 3। इसमें कोई ऐसा है जिसने अभी कैलकुलस नहीं किया इंटीग्रेशन वगैरह? अब यहाँ टी की वैल्यू डाल दो, टी 2 सेकेंड है तो वो डाल देंगे। हर्षित फिर तुझे क्या लग रहा है, दिक्कत आ रही है? ये क्यूब है ना यहाँ पर, तो ये 8 बाय हर्षित। तो यार ये सब ना वीडियो तू फिर इनको एक बार तुझे रिकॉर्डिंग फिर से देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर तुझे समझ नहीं आएगा। तो आपको एक बार पहले जल्दी से कैलकुलस का वीडियो देख डालो और फिर ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो लगभग पता है, लेकिन ये कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये कैलकुलेशन अब वो जब तक कैलकुलस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। अभी बस देखो मैं इतना समझा देता हूँ कि कहीं पे भी ऐसा आ जाए x के पावर n dx आ जाए और इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं और नए पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर टी स्क्वायर आ गया इंटीग्रेट करना है तो हम t का पावर 2 है तो 3 हो जाएगा अपॉन में 3। तो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये उधर सिखाया गया, बस वही अप्लाई करना है। तो सबको क्लियर है? अगर a फंक्शन ऑफ t आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सेकेंड केस, तो वो 3 केस थे ना, एक a फंक्शन ऑफ t, एक a फंक्शन ऑफ v और एक a फंक्शन ऑफ x। तो सेकेंड केस उधर मैंने कौन सा लिखा था, यहाँ पर फंक्शन ऑफ v। पहले देखो हम लोग ये वाला केस करेंगे ना, ये फंक्शन ऑफ v वाला लास्ट में करेंगे, पहले a फंक्शन ऑफ x करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखो, जहां पे भी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाता है वहां इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अब हमारा यहाँ पर आ गया a फंक्शन ऑफ x। अब देखो a को हमने पढ़ा हुआ है कि a को हमारे पास लिखने के दो ऑप्शन है, एक तो हम उसको a को लिख सकते हैं dv बाई dt या फिर a को लिख सकते हैं v dv बाई dx। ये मैंने बता दिया है ना, एक बार पहले शायद बताया था ये, जब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे तब मैंने ये बताया था कि a v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, पहले बताया हुआ हूँ। अगर कोई को डाउट है तो बताओ। तो
अब देखो, अगर मैं ए को पहले ये सोचता हूँ कि मान लो फंक्शन ऑफ, मैं अगर वी डी, ये ए को डीवी बाई डी टी लिख दूं यहाँ पे, तो क्या ये सॉल्व होगा? तो लिख के देखो, अगर मैं ए को फंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की जगह लिख दिया डीवी बाई डी टी बराबर एफ ऑफ एक्स। ये सब आप लोग लिखते जा रहे हो ना, क्योंकि बाई चांस कई बार लाइट जाती है तो फिर वो सब गायब हो जाता है नोट्स। सबने लिखा है ना नोट्स अभी तक, जितना भी मैंने लिखा है इसमें? बच्चों, सबने लिखा हुआ है? ठीक है, ठीक है। मैं नोट्स भेज दूंगा, लेकिन वही है ना, लाइट कई बार बीच में जाती है तो वो गायब हो जाता है। अगर सब क्लास तक सही चला तो मैं सेव करके नोट्स भी डाल दूंगा। अब देखो, ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे अब इसको आप कैसे लिखोगे? डीवी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी टी। अब इसको जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो इंटीग्रेशन कब हो पाएगा? जब, अगर यहाँ टी का, टी डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ टी वाला फंक्शन होना चाहिए। ये एक्स दिया है तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा ना, ये साइड तो हो जाएगा इंटीग्रेट, बट ये सॉल्व नहीं होगा। तो मतलब ऐसे लिखने का फायदा नहीं है ना, ये वाला नहीं चलेगा यहाँ पर। जब ए फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो हम ए को डीवी बाई डी टी नहीं लिख सकते। अब हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, अगर ए को हम ए इक्वल टू लिख दें वी डीवी बाई डी एक्स, तो ए इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वी डीवी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ये x के रिस्पेक्ट में आया ना, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है या x का फंक्शन है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इधर v आया, dv है, और ये v का फंक्शन है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब लिमिट डाल देंगे दोनों साइड में ना, जो भी x1 पे v1 स्पीड है और किसी x पे v निकाल लेंगे। पहले जनरल लिमिट डालते हैं, फिर लास्ट में वैल्यू डाल देते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर a फंक्शन ऑफ x होगा तो हम a को क्या लिख के सॉल्व करेंगे? v dv बाई dx लिख के सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लो एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। मान लो कहीं पे दिया है ए इज फंक्शन ऑफ एक्स, कोई पार्टिकल इधर को चलना शुरू करते हैं, और जब वो एक्स इक्वल टू जीरो पे था तो उसकी स्पीड जीरो थी। तो हमें बताना है कि जब वो एक्स इक्वल टू 5 पे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, और इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। यहाँ पे टाइम जीरो है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ जो v है ना, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, लिमिट डालने में बाद में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसको अभी 1 कर देता हूँ। इनिशियल स्पीड कुछ 1 थी, तो फाइनल स्पीड बताना। सरायु लिमिट चेंज किया है मैंने, इनिशियल स्पीड 1 दे दी है। टाइम भी निकालना है यहाँ पर। एक सेकेंड, देखो इसमें एक्स की भी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। पहले पार्ट में तो दिक्कत नहीं आएगी, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। वी नहीं चेंज करते तो चलता है, एक्स को चेंज करना पड़ेगा। एक्स को भी 1 दे दिया है। यू जीरो चल जाता, बट एक्स जीरो नहीं चल पाएगा। एक्स और यू दोनों को 1 कर दिया इनिशियल ना, टाइम जीरो पर।
अभी तो 5 आ गया होगा। हाँ, और टाइम भी तो सबका सही है, टाइम भी निकालो। Theorem. 7 सेकेंड आ रहा है। सीबीएसई के तो एग्जाम शायद पोस्टपोन हो गया ना, मतलब पोस्टपोन नहीं, कैंसिल ही हो गया शायद, नहीं होगा अभी तो। अभी न्यूज आ रहा है ऐसा कि सीबीएसई ने तो कैंसिल कर दिया एग्जाम। सीबीएसई के लिए अभी न्यूज आ रहा है, आज वो होना था ना कोर्ट में डिसाइड, जिनके 10th के बचे हुए थे वो कैंसिल हो गए। अच्छा, आईसीएसई का भी कैंसिल हो गया क्या, ऐसा आया है न्यूज? चलो फिर तो अच्छा ही है, अपने को कोई टेंशन नहीं है बीच में क्लास रोकने की। चलो हम लोग ये सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर a इक्वल टू एक्स है, तो a फंक्शन ऑफ x दिया है, तो हमें पता है dv बाई dt। अगर हम a को लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, a को लिख लेंगे b dv बाई dx। तो ये हो जाएगा v dv इक्वल टू x dx। अब यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, जब x की वैल्यू 1 थी तो v की वैल्यू भी कितनी थी, 1। फिर जब x की वैल्यू कुछ x हुई तब v मान लो v हो गया। पहले ऐसे जनरल सॉल्व करते हैं ना, फिर बाद में हम लोग वैल्यू डालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इधर हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1x। अब देखो ये जो बाय 2 है ये कॉमन होके कट जाएगा ना, अब लिमिट डालेंगे तो यहाँ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 कट जाएगा दोनों साइड से, v इक्वल टू एक्स, v इक्वल टू एक्स आ गया। अब इसमें जिस जो x डालेंगे उस टाइम का v आ जाएगा, तो हमें कब का चाहिए, जब x की वैल्यू 5 है, तो v से 5 आ जाएगा। ठीक है, v से 5 आ गया। अब हमें नेक्स्ट टाइम चाहिए था, तो उसके लिए हम v को अब सॉल्व कर लेंगे। v को हम लिख देंगे dv बाई dt, v इक्वल टू आ गया x। अब हम v को लिख देंगे, सॉरी dx बाई dt। फिर x वाले टर्म एक साइड कर लेंगे, तो dx अपॉन में x इक्वल टू आ जाएगा dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। टाइम 0 पर x की वैल्यू कितनी थी, 1, और टाइम t पर x की वैल्यू कुछ है x। अब ln x, ये 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln x ना,
लिमिट डाल देंगे, केवल dt का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट डाल देंगे 0 से t। अब देखो यहाँ लिमिट डालोगे तो ln x माइनस ln 1। अब देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये 1 डाला था ना, क्योंकि ln का टर्म आने के बाद ln 0 डिफाइन, ln 0 क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा, तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसलिए 1 दिया है ना, ln 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये आराम से सॉल्व हो पाएगा। v 0 नहीं होता तो चलता, लेकिन x तो 1 चाहिए, x मतलब v 1 नहीं होता तो भी चलता है इनिशियल स्पीड, तो ये बराबर हो जाएगा t। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ln 1 0 होता है ना, तो आ गया ln x इक्वल टू t। अब ln x अगर t है तो अगर हम ln को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू e के पावर t, ना t e के पावर में चला जाएगा। अभी देखो ये चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आपको ये याद रख लो ना कि ln जब हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो e आ जाता है वहां पर। ये पॉइंट सबको समझ आया ना, जब भी ln को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो e आ जाएगा ना, कहीं पे भी लिखा है a इक्वल टू, कुछ ऐसे लिखा है ln a इक्वल टू b, ln दूसरे साइड ले जाएंगे तो a इक्वल टू e के पावर b आ जाएगा, आप ऐसे याद रखो। ये लॉग वगैरह पढ़ाने पे और क्लियर हो जाएगा। लॉग हुआ है कि नहीं तुम लोग का भी? हो गया होगा मेरे हिसाब से लॉग, तो उसमें इसमें है क्या ये लॉग अगर हो गया तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि ठीक है। तो अब देखो इससे हमें ये मिल गया कि x इक्वल टू कितना है e के पावर t। अब जो टाइम डालोगे उस टाइम का x मिल जाएगा। टाइम हमें कब का चाहिए था, हमें टाइम निकालना है ना, x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। अरे हाँ, इसमें तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो टाइम चाहिए था ना, तो यहीं से आ जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या है ln x, तो x की वैल्यू डालेंगे तो t आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 5, तो टाइम हो गया ln 5। सब कुछ ऐसा ही में सॉल्व कर रहे हैं, ये सेकेंड में हो जाएगा। ई देखो एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई का जैसे 3.154 होता है, इसकी ई की वैल्यू लगभग 2.7 होती है। बट इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस है ई का, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन करके चैप्टर में समझाया जाएगा ना, तो मैथ में पढ़ लोगे, अभी बस याद कर लो कि ऐसा होता है, मैथ में पढ़ा दिया जाएगा। तो सबको समझ आ गया अच्छे से कि अगर ए फंक्शन ऑफ टी होगा तो क्या करेंगे, और ए फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो क्या करेंगे। जो मैं लिख के क्रॉस करता हूँ वो भी आपको लिखना रहता है ना। लिख के क्रॉस करने का मतलब है कि आपको लिखना है और क्रॉस करके याद रखना है कि ऐसे नहीं करते हैं ना? जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा सब कुछ लिखना है ना। बोर्ड पे कहीं पे मैंने ऐसे कॉमा लगाया तो कॉमा भी लिख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। धीमे धीमे समझ आएगा कि क्या किस कहाँ पे किसका क्या मतलब। सिद्धि अभी तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं ले रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों का चल ही रहा है, तो कुछ टाइम बाद तुम लोगों का लगाएंगे पुराने बच्चों का ऑनलाइन। अभी एक घर पे प्रैक्टिस टेस्ट दे लो खुद से, फिर एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। अगर सीबीएसई आइए आईसीएसई का भी कैंसिल हो जाएगा तब ले लेंगे। ये पक्का है ना, आईसीएसई का कैंसिल हो गया एग्जाम? अच्छा, सिद्धि तू तो आईसीएसई में ही है ना? हाँ तो ठीक है, फिर तो कैंसिल ही है। तो फिर हम लोग रख सकते हैं इस संडे, फिर छोड़ करके अगले संडे रख लेंगे। तो आज तो मैं एक पेपर भेजता ही हूँ, घर पे एक बार ट्राई करो, फिर नेक्स्ट संडे को ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे कैलकुलस का। ऑनलाइन मतलब अपने ऐप के थ्रू या फिर कंप्यूटर पे ऐसे वेबसाइट के थ्रू भी खोल के कर सकते हो। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो तो फिक्स टाइम पर होगा, और अभी जो पेपर भेजूंगा वो आप घर पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग आज दे देना ना, कल आंसर की डाल।
अब संडे देख लो कि माया ना, ये संडे छोड़ के अगले संडे को रहेगा, अब वो देख लो कौन से डेट पे पड़ रहा है। अबे कोई को अमन ढूंढ ले रहा हूँ, उधर वो टीवी न्यूज आ रहा है, वो कई बार देखता रहता हूँ, खाली रहता हूँ। अमन यार तू ही ना। ये कौन आ गया अभी? नरेंद्र क्या कर रहा है? केमिस्ट्री का भी टेस्ट लगाते हैं, अभी एक टेस्ट ऑनलाइन पहले लेते हैं सब लोग, एक डेमो टाइप का मान लो, पहले संडे को सब अच्छे से हो जाएगा तो फिर वीकली टेस्ट लगाना शुरू करेंगे ना, हर संडे संडे तीनों सब्जेक्ट का फिर लगाएंगे। या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट संडे से पहले एक डेमो टेस्ट रख देते हैं, ऐसे केवल 5 to 10 क्वेश्चन का, कि आपको लॉग इन वगैरह करना वो सब समझ आ जाए, क्योंकि टेस्ट वाले दिन नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक डेमो टेस्ट पहले करा देता हूँ, फिर संडे को वो वाला टेस्ट देता हूँ, तो डेमो टेस्ट तो वीक डेज में कोई दिन रख देता हूँ। नहीं अभी देख अमन, शुरू में तो अभी एक एक सब्जेक्ट का ही लगाएंगे, कि शुरू में तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। ज्यादा टेस्ट शुरू में ले लिया और कहीं स्कोर नहीं आया तो तुम लोग फिर डिप्रेस होने लगोगे। अभी शुरू में एक एक संडे को एक एक टेस्ट लेंगे, फिर धीमे धीमे बढ़ाएंगे टेस्ट, बाद में हर संडे को तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। अच्छा प्रथमेश, इस संडे को डेमो टेस्ट लगा देता हूँ, इस संडे को एक डेमो टेस्ट लगाता हूँ ना, उसमें मार्क्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, बस आप लॉग इन कैसे करना है ये सब चीजें समझ लेना, उसका कोई मार्क्स वगैरह चेक नहीं होगा ना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं थर्ड केस। थर्ड केस है जब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ v होगा। अब देखो अगर एक्सेलरेशन, अबे पार्थ, ये जो संडे को टेस्ट डेमो वाला लगा रहा हूँ वो कोई उसका टॉपिक नहीं देखना है ना, डेमो टेस्ट है, मार्क्स नहीं चेक होंगे, वो मेनली डेमो है, मतलब लॉगिन वगैरह सीखना है, कैसे टेस्ट देना है, ये सब सीखना है। टॉपिक तो यही काइनेमेटिक्स या कैलकुलस कोई का भी 5 या 10 क्वेश्चन डाल देंगे। काइनेमेटिक्स के 10 क्वेश्चन डाल देंगे ना डेमो टेस्ट। चलो देखो इधर, तो हम लोग ए फंक्शन ऑफ वी होगा, तो वहां पे अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे करने के दो रास्ते होंगे। अगर ए को हमने डीवी बाई डी टी लिखा तो भी ये सॉल्व हो सकता है। ए को जब डीवी बाई डी टी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन में एफ ऑफ वी इक्वल टू डी टी, और दोनों साइड ऐसे इंटीग्रेट कर लोगे। अब ये जो पूरा साइड है ये पूरा v वाला साइड है, और v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, हो जाएगा सॉल्व। इधर केवल t है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर हम a को v dv बाई dx लिख दें और फिर v वाले टर्म सब एक साइड कर दें, और फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, तो अब फिर से सॉल्व हो जाएगा। अब इधर सब v वाला टर्म है, इधर x वाला टर्म है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो a फंक्शन ऑफ v होगा उस केस में हमारे पास दोनों रास्ते हैं करने के, dv बाई dt लेकर भी कर सकते हैं और v dv बाई dx लेकर के भी कर सकते हैं। अब इनमें से करना कौन सा है वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो हम डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम में क्या दिया है,
प्रॉब्लम में अगर टाइम की लिमिट दी है कि इस टाइम पे ये स्पीड थी, उस टाइम पे बताओ, तो हम ये वाला यूज करेंगे dv/dt। अगर प्रॉब्लम में बोला है कि पोजीशन इस एक्स पे ये भी है, उस एक्स पे बताओ, तो फिर हम v/dx यूज करेंगे। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों रास्ते हैं, बट उनमें से कौन सा फॉलो करना है वो डिसाइड होगा प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है। तो अब जैसे मान लो हम लोग एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लो a इक्वल टू कुछ ऐसे दिया है, और हमें बोला गया कि टाइम 0 पर v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो टाइम 5 सेकेंड पर v की वैल्यू बताओ और x की भी वैल्यू बताओ। शुरू में मान लो x की वैल्यू 0। एक काम करो, रुको, पहले मैं x वाला हटा देता हूँ ना, अभी कंफ्यूजन होगी। बस अभी इतना ही क्वेश्चन है ना, अब सॉल्व करो। टाइम 0 पे v दिया है, टाइम 5 सेकेंड पे v निकालना है। e के पावर आना चाहिए श्रेयस। आदित्य का सही लग रहा है। हाँ, प्रथमेश ने भी वही बोला है, वही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। मान लो a इक्वल टू v ऐसे दिया हुआ है, और हमें देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में क्या दिया है, टाइम की लिमिट दी है कि इस टाइम पे ये v है, तो इस टाइम पे बताओ। तो हम तुरंत क्या सोचेंगे कि टाइम की लिमिट है, मतलब dv/dt यूज करना है। तो हम यहाँ पर फिर dv/dt लिख लेंगे इक्वल टू v। तो ये हो जाएगा dv अपॉन में v इक्वल टू v। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तब v की वैल्यू 1 थी, और जब टाइम t हुआ तब v की वैल्यू मान लो v है। तो ये क्या आ जाएगा, ln v। 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v। और इधर t बचेगा केवल। लिमिट डाल देंगे तो ln v माइनस ln 1 इक्वल टू t। तो यहाँ ln 1 क्या हो जाएगा, 0। तो v इक्वल टू आ जाएगा e के पावर t। अब जो t डालेंगे वहां का v आ जाएगा। तो टाइम कब का चाहिए, 5 सेकेंड। तो v इक्वल टू आ जाएगा e के पावर 5। ठीक है, सबको क्लियर है? अब देखो, जैसे मान लो यहीं पे ऐसा रहता है कि कोई पार्टिकल इधर को चलना शुरू किया विद एक्सेलरेशन v फ्रॉम x इक्वल टू 0, और जब वो x इक्वल टू 5 पे पहुंच जाएगा तब का उसका हमें v बताना है। और ये हो जाएगा, ये मान लो इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी। जल्दी नोट करो दो। देखो, नोट करने के लिए तुम लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो ना। अगर कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो तो प्रिंट स्क्रीन कर लो और उसको एक जगह कहीं पेस्ट करते जाओ।
5 आना चाहिए। चलो सबका आ गया लगभग, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो a इक्वल टू v है और हमें इस बार x की लिमिट दी हुई है, तो हमें अब यहाँ पे a को लिख लेंगे v dv बाई dx इक्वल टू v। अब ये v और ये v कट गया तो dv इक्वल टू आ गया dx। इंटीग्रेट कर लेंगे, x इक्वल टू 0 पर v कितना था 0, x इक्वल टू x पे v निकालना है, तो यहाँ पे v आ जाएगा dv का इंटीग्रेशन 0 टू v इक्वल टू इधर x आ जाएगा 0 टू x। तो ये v इक्वल टू x आ जाएगा। अब जो x डालेंगे उस टाइम का हमें v मिल जाएगा। x इक्वल टू 5 का चाहिए तो वो डाल देंगे तो v आ गया 5%। तो सबको समझ आया, वेरिएबल एक्सेलरेशन बहुत ही इजी है, बस आपको समझ लेना है कि किस चीज का फंक्शन आएगा तो क्या करना रहेगा। फंक्शन ऑफ t है तो डी बाई डी टी लिख दो a। अगर फंक्शन ऑफ v t है तो डी बाई डी टी, फंक्शन ऑफ x है तो v डी बाई डी एक्स लिख दो, और फंक्शन ऑफ v है तो दो केसेस है उनमें देखो कौन सा लगा सकते हैं प्रॉब्लम देख करके। देखो प्रॉब्लम में करना क्या है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। प्रॉब्लम में और बहुत सारे और भी हम लोग बना सकते हैं। तो एक जैसे मैं मान लो बताता हूँ तुम्हें, एक और सम करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई पार्टिकल को ऊपर को फेंका विद स्पीड u, और इस बार हम एयर रेसिस्टेंस भी लेके चल रहे हैं ना, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो और मान लो एयर रेसिस्टेंस की वजह से जो रिटार्डेशन आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू v है। तो हमें बताना है कि ये कितनी टाइम बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा और यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। एयर रेसिस्टेंस हमेशा किधर लगता है, प्रोपोर्शनल टू वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है ना। इसको हमने ऐसे दे दिया है कि मान लो मैंने ऐसे बता दिया कि फोर्स ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस जो है वो लग रहा है माइनस के वी। इसका मतलब है कि वो प्रोपोर्शनल टू वी है और माइनस बता रहा है कि अपोजिट में लग रहा है, और के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देखो मैं क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, जब मैंने इसको ऊपर को फेंका मोशन अंडर ग्रेविटी में, मैंने एयर रेसिस्टेंस डाल दिया। जब मैंने इसको ऊपर को फेंका तो एक तो नीचे को ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, साथ साथ एयर का रेसिस्टेंस भी लग रहा है, और एयर रेसिस्टेंस का फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वी के प्रोपोर्शनल है। अब अगर फोर्स वी के प्रोपोर्शनल आएगा तो एक्सीलरेशन भी वी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। और ये एक कोई कांस्टेंट है के ना, के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि कितनी हाइट तक जाएगा। नॉर्मल डेली लाइफ में तो हमें यही सिचुएशन मिलती है, और कितने टाइम में वो पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। हमें यहाँ पर टाइम ऑफ असेंडिंग निकालना है, ऊपर जाने का टाइम,
और एच मैक्स की वैल्यू निकालना है। अब ये लास्ट सम थोड़ा खतरनाक वाला दे दिया है, तो ये अब आप ट्राई करोगे अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। ये थोड़ा बड़ा सम है, इसको समझाने में 10-15 मिनट जाने हैं, अब इतना टाइम बचा नहीं है अभी ना। गणेश यार एक्चुअली में सारे वीडियो अपलोड इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि फिर लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं। जिसको भी जो लेक्चर चाहिए वो मेरे से बोल दोगे व्हाट्सएप पे, तो मैं दे दूंगा ना। अब हाँ, फिर अब आज का लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। होमवर्क सुन लो पहले ना। देखो ये जो अभी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो इंटेक्स एक्सरसाइज होगा, उसके अगला वाला देखोगे इंटेक्स एक्सरसाइज 4, तो वो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन पे है ना। तो इंटेक्स एक्सरसाइज 3 और 4 के बीच में जितने भी इलस्ट्रेशन है वो, और इंटेक्स एक्सरसाइज 4, इतना आपको कर लेना है। होमवर्क सब लोग समझ रहे हो ना। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 तक दिया हुआ है, अब 4 तक इंटेक्स एक्सरसाइज करनी है, और बीच में जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो भी कर लेना है। और एग्जाम्पल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ना नहीं है ना, खुद से सॉल्व करना है, जब ना आए तब आप सोल्यूशन देखना। थैंक यू श्रेयस भाई, थैंक यू। अरे भावेश कहाँ हैवी हो गया आज के लिए, आज तो बहुत आसान आसान पढ़ाया। यार मॉड्यूल मंडे को पक्का आ जाना चाहिए ना, मंडे को पक्का बोला गया है कि मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग जिनको भी चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे बोलो, मैं उस पे भेज दूंगा ना। चलो ओके, फिर बाय बाय ना, लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ।